Hello, dear friends. Welcome to JE Classes Merit Family. Myself Ankush Tyagi, and as you know, I am teaching you the subject Electrical Machines first. ये जो सब्जेक्ट है आपका बी टेक एकेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे साथ लास्ट लेक्चर से बने हुए हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारी चल रही थी इसमें फर्स्ट यूनिट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। फर्स्टली हमने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या है। वही प्रोसेस जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए थे इसमें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इंट्रोडक्शन तो केवल जानने के लिए है। सेकेंडली आपका इंपॉर्टेंट इसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, फिर आपका सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, ये दोनों टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फोर्स एंड टॉर्क भी हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे थे डबली एक्साइटेड सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम के लिए हमने एक सिंक्रोनस मशीन को कंसिडर किया था। ये हमने डबली एक्साइटेड सिस्टम के लिए एक सिंक्रोनस मशीन ली थी कि सिंक्रोनस मशीन को हमने डायग्राम आपको बना के समझाया कि डायग्राम को इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक स्टेटर और एक रोटर, हमने दो पार्ट लिए थे। ये स्टेटर पर वाइंडिंग कर दी, स्टेटर पर वाइंडिंग की है, ये दोनों तरफ दिखाया है। ऐसे ही रोटर पर वाइंडिंग करके दिखाई गई है। ठीक है, जो रोटर है आपका रोटेटिंग पार्ट है, स्टेटर आपका स्टैटिक पार्ट है। रोटर मूव करता है। अब डबल एक्साइटेड में दो एक्साइटेशन हमको देने होते हैं, तो हमने एक स्टेटर पर एक्साइटेशन दिया है ये वाला। ठीक है, इसकी करंट फ्लो हो रही है, इसमें एक्साइटेशन दिया वोल्टेज V1, करंट फ्लो हो रही थी I1। और इसकी जो वाइंडिंग है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें N1 मान लिए। ठीक है, करंट I1 फ्लो हो गई और आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा इस I1 की वजह से इसमें, वो हमारा हो गया साई1। ऐसे ही रोटर की साइड की बात करेंगे तो रोटर में जो हमने सप्लाई दी है दैट इज V2 वोल्टेज मान लिया। डीसी हमें दूसरी सप्लाई देनी पड़ती है, हमें इसे सिंक्रोनस मोटर में हमें क्या करना पड़ता है, डीसी सप्लाई एक्स्ट्रा देते हैं। तो इसीलिए डबली एक्साइटेड होता है, दोनों से एक्साइटेशन देंगे तभी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करके तभी ये मोटर आपका रन करती है एक डायरेक्शन। जब तक दोनों के दोनों सप्लाई से टॉर्क ऐसे नहीं बनेगा कि पूरा टॉर्क एक डायरेक्शन में मिले उसको, तब तक मोटर रन नहीं करती है। तो सिंक्रोनस मशीन की हम बात कर रहे थे, तो सिंक्रोनस मशीन ले लिया तो करंट इससे मिली I2 और फ्लक्स लिंकेज मिला साई2 और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें थे N2। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद हमने इसमें स्टार्ट किया कि भाई इसमें एमएमएफ क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। किसमें, दोनों में होगा, स्टेटर वाइंडिंग में और रोटर वाइंडिंग में। दोनों में प्रोड्यूस होने की वजह से एक टॉर्क बनेगा। टॉर्क जो होगा आपका वो यूनिडायरेक्शनल हमें बनाना है, यानी एक डायरेक्शन में लेना है। तो हमने मान लिया टीई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, विद्युत चुंबकीय बलागुण। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बन रहा है। तो हमारी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। चलिए, फिर हमने लिखा कि जो हम मैग्नेटिक सैचुरेशन और हिस्ट्रेसिस हैं, इन सब को हम क्या कर रहे हैं, इन सब को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इनको नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारी एनर्जी सप्लाई मिली पहले सोर्स से, तो पहले सोर्स से वही जैसे हमने सिंगली एक्साइटेड में किया था, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल 1 बोल दिया इसको, I1 डी साई1। दूसरे सोर्स से क्या मिलेगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल 2 बोल दिया, I2 डी साई2 मिलेगी। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल 1 प्लस इलेक्ट्रिकल 2, यानी I1 डी साई1 प्लस I2 डी साई2। क्लियर है, तो ये हो गई जो हमने सप्लाई उसको डबली एक्साइटेड में, यानी डबल सप्लाई हमने ये सप्लाई टोटल दे दी उसको। अब हमें आउटपुट लेना है, मोटर को रन कराना है। तो आउटपुट लेने के लिए ये साई1 साई2 क्या है, साई1 साई2 है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जितनी भी वैल्यू लिखी है मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब साई1 साई1 क्या होता है, साई1 इक्वल्स टू होगा L1 I1 प्लस M12 I2। L1 क्या है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस आपका स्टेटर वाइंडिंग का I1, जो स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही थी। L2 सेल्फ इंडक्टेंस किसका, रोटर वाइंडिंग का, और आपका I2 जो रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है। ऐसे M12 और M21 क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। जब प्राइमरी साइड से देख रहे हैं, प्राइमरी साइड से तो M12, जब सेकेंडरी साइड से देख रहे हैं तो M21। तो M12 या M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बीच में। अब सबसे पहले हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में हमने सप्लाई नहीं दी है अभी,
जब हमने सप्लाई नहीं दी है तो करंट I1 I2 क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो हो जाएंगी। तो एंगल बिटवीन स्टेटर रोटर एक्सिस के बीच हमने मान लिया थीटा आर। अब हमने मान लिया कि भाई अभी तक सप्लाई नहीं दी, करंट जीरो थी, अब हमारी सप्लाई हमने ऑन कर दी। अब हमने सप्लाई ऑन कर दी तो करंट क्या होगी, जीरो से I1 और I2। जो पहला एक्साइटेशन है, पहले सोर्स से करंट I1 फ्लो हो जाएगी और दूसरे से I2 फ्लो हो जाएगी। अब हमने मान लिया कि भाई ठीक है करंट फ्लो हो गई, लेकिन रोटर अभी मूव नहीं किया है, तो रोटर अभी फिक्स है, रोटर अभी फिक्स है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि जब रोटर फिक्स है, मूव ही नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही मैकेनिकल एनर्जी में, इसका मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा। सो मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, या वर्क डन इज जीरो। कोई वर्क हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन क्या हुआ मोटर के द्वारा, जीरो रहा। तो फिर हमने पढ़ रखा है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन भी पढ़ी थी, हमने देखा था डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड। यानी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो किसके बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी कन्वर्ट हो गई है। और जो कुछ पार्ट हमारा हमने देखा कन्वर्ट नहीं हो पाता था, स्टोर हो जाता था फील्ड एनर्जी में, तो वो हमारी क्या हो गई, डी डब्ल्यू फील्ड। अब क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी तो हो गई जीरो, जब आपका रोटर जो है मूव कर नहीं रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी जीरो होने की वजह से केवल जो एनर्जी कन्वर्ट हुई वो सारी की सारी एनर्जी फील्ड में स्टोर हो गई। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो गया, डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर हो गया। तो ये आ गया I1 डी साई वन और I2 डी साई टू। अब ये साई वन साई टू की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी उनको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अगर हम देखेंगे तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल ये हो जाएगा, इसको ओपन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल ये हो गया I1 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म एंड I2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकंड टर्म। चलिए आगे चलते हैं। तो L क्या है, म्यूचुअल इंडक्ट, L क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन एल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर अपॉन एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। तो ये एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए ये क्या होता है, ये होता है आपका एस के इक्वल, ठीक है, ये होता है आपका एस के इक्वल। अब तो L1 की अगर हम बात करें यहाँ तो क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर हो जाएगा, n1 n की जगह n1 स्क्वायर और s की जगह s1। ऐसे ही L2 क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर अपॉन s2। अब M12 या 21 की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों की बाइंडिंग के टर्म्स लेने हैं, तो n1 n2, और रिलक्टेंस भी क्या हो जाएगा S12, ठीक है। तो S1 S2 S12 क्या है, रिलक्टेंस है ये आपके, ये तो आपको मालूम है रिलक्टेंस होता है S। अब हमने मान लिया कि भाई जब रोटर आपका मूव ही नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस में कोई चेंज होगा, जब रोटर घूमेगा ही नहीं तो सेल्फ इंडक्टेंस में कहाँ से चेंज होगा, जीरो हो जाएगा। तो उसमें जो चेंज हुआ DL1 DL2 या डिफरेंशिएशन ऑफ उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 M2, वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो गए जब मूव ही नहीं करा, तो सारी वैल्यू ये वाली क्या हो गई, जीरो हो गई। अब हमारी जो इक्वेशन आई थी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू डी डब्ल्यू फील्ड की, ठीक है। तो जब हमारी इक्वेशन आई थी तो ये तो थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वाली। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये देखें तो हम किस में कन्वर्ट हो गई है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी टर्म जो भी इंडक्टेंस वाली हैं I1 DL1 I2 DL2 I1 I2 DM12 या M21, सारी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि L1 का डिफरेंशिएशन L2 का M12 का 2M1 का सब जीरो। तो फील्ड एनर्जी कितनी बची, फील्ड एनर्जी केवल ये बची आपकी, क्या आ गई, ठीक है, ये टर्म्स बच गई यहाँ पर। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक, एक बार रिवाइज हो गया, इस डेरिवेशन को हमें कंप्लीट करना है। तो ये आ गई हमारी फील्ड एनर्जी। चलिए अब देखिए, फील्ड एनर्जी यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर ली जब हमारा रोटर मूव नहीं कर रहा था। अब इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, हम इसको मान लेते हैं भाई, पहले बैक कर लेते हैं एक बार आपको। इसमें ये देखो I1 L1 DI1 I2 L2 DI2, ये तो दोनों ठीक है। अब ये थर्ड वाली का M12 और M21, ये मैंने बताया दोनों म्यूचुअल इंडक्शन है, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, फर्स्ट से सेकंड को देखो, सेकंड से फर्स्ट को देखो, तो दोनों इक्वल ही है। और I2 DI2 I2 DI1, तो इन दोनों टर्म का हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं क्या, चलो यहीं पे ही देख लेते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन। ये लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू
फील्ड इजिकल टू I1 L1 L1 dI1 प्लस I2 L2 dI2, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, या तो M12 लिख दीजिए या फिर M21 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका चेंज करने के बाद, M12 मान लो या M21 मान लो। M12 डिफ्रेंसिएशन ऑफ I1 I2, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखो ये दोनों में, अब ध्यान से देखो, M12 या 21 तो बराबर ही है। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन खोलेंगे तो क्या होगा, एक बार I1 एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ I2, I1 एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ I2, दूसरी बार I2 एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ I1, और ये दोनों बराबर हैं तो M12 कर दो, इसमें M12 या 21 कर दो, बन गई दो टर्म। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने और एक टर्म कम कर दी। अब हमारी ये फाइनल 3 टर्म आ गई। ये आ गया DW फील्ड, यानी ये क्या हो गई, आपकी फील्ड एनर्जी स्टोर हो गई जब रोटर मूव नहीं कर रहा। क्लियर है, जब रोटर मूव नहीं कर रहा तब आपकी ये फील्ड एनर्जी स्टोर हो गई। अब करंट अगर I1 से I2 तक जा रही है, द मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कहाँ से कहीं तक, I1 से I2 तक वेरी कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी बात हम कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर, सारी एनर्जी स्टोर की बात चल रही है। बहन 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 करंट, बहन करंट वेरीज फ्रॉम, ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 टू I1 और I2, 0 टू I1 एंड I2। तो इसको हम और आगे लिख सकते हैं, DW फील्ड इजिकल टू, DW फील्ड इजिकल टू, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो रेंज आ जाएगी आपकी, भाई I1 से I2 की हमें रेंज में लेना है कि इस रेंज में वेरी कर रही है। तो इंटीग्रेशन कैसे, L1 का तो कुछ होना नहीं, तो L1 इंटीग्रेशन 0 टू I1 ले लो, इसका हो जाएगा I1 का इंटीग्रेशन होगा L1 इंटीग्रेशन टू I1, I1 डी I1 कर दो, तेरा I1 डी I1, यहाँ से देखते रहो ऊपर तो और करते रहो, प्लस L2 का तो कुछ होना नहीं, L2 इंटीग्रेशन 0 टू I2, ठीक है, कौन है अब I2 है, I2 डी I2, तीसरा M12, M12 में कहाँ जाएगा, प्लस M12 इंटीग्रेशन 0 टू I1 I2, ये दोनों आ गया, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, I1 I2 का, ठीक है, I1 I2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो एज इट इज आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ I2 था या डिफरेंशिएशन ऑफ I1 I2, बस ये हो गया। ऐसे लिख दो, इसको भी नई इक्वेशन मान लेते हैं, चलो भाई इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड व्हेन करंट वेरीज फ्रॉम 0 टू I1 I2, ये होगा जब तक रोटर घुमा नहीं है तब तक की बात चल रही है। अब रोटर को घुमाएंगे भाई, अब घुमाने की तरफ चलते हैं, बहुत देख लिया बिना घुमाए चल लिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब रोटर को घुमा दो, अब मान लो कि रोटर अब आपका मूव करेगा। अब मान लेते हैं, नाउ कंसीडर दैट रोटर विल मूव्स, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मांग रहे हैं हम, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटर विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने मान लिया कि अब रोटर जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब मूव करेगा तो क्या करेगा, टॉर्क टॉर्क बनेगा, जब मूव करेगा टॉर्क डेवलप होने की वजह से तो मूव करेगा, और डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जब मूव करा था, तो हम पीछे आ जाते हैं, अब जरा आ जाओ जी, ये रहा डायग्राम आपका, इधर आ जाओ। ये देखो मैंने दिखाया था डायग्राम में, स्टार्टिंग में क्या एंगल था, जब तक फिक्स है सप्लाई दे दो तो भी मत दो तो भी ये फिक्स था, थीटा आर है इन दोनों एक्सिस। अब जब मूव कर गया तो एंगल कितना हो गया, डी थीटा आर हो गया। तो आ जाओ, इसको एंगल को कितना मान लिया, एंगल हो गया आपका अब डी थीटा
आर। ठीक है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन क्या होगा, एंगल या डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, दूरी जो विस्थापन करी, डिस्प्लेसमेंट चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चेंज हो गया, विल बी क्या होगा, डी थीटा आर, डी थीटा आर हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन भी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। जब अब मूव कर गया आपका, सीधी सी बात है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता दो, मैकेनिकल में जो कन्वर्ट होकर मिलेगी कितनी मिलेगी। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल अब कितनी मिली, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। फिर से वापस आ जाओ, डेरिवेशन करना है तो पीछे देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये थी, ये यहाँ पे यही तो जीरो हो गए थे। अब जब मूव करेगा तो ये जीरो थोड़ी आ जाएंगे, सारे के सारे उतार दो ये वाले ले जाके, ये टोटल इक्वेशन। और ये भी ऐसे याद नहीं है तो और पीछे आ जाओ, इस वाली इक्वेशन को लिख लो, यही तो थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ये वाली आई वन डी एल वन आई वन प्लस एम वन टू आई टू, और डिफ्रेंशिएशन कर दो। नहीं तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, तो यहाँ से उठाओ पूरा पूरा डेटा ऐसे ही, और इसको ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर दो। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो जाएगी, आई वन एल वन डी आई वन, आई वन एल वन डी आई वन प्लस आई टू एल टू डी आई टू प्लस, ठीक है, आई वन स्क्वायर डी एल वन आई टू स्क्वायर डी एल टू, आई वन स्क्वायर डी एल वन प्लस आई टू स्क्वायर डी एल टू प्लस, ठीक है जी, आई टू स्क्वायर डी एल टू, आई टू स्क्वायर डी एल टू प्लस, आ जाओ देखो और क्या रह गया, आई वन आई टू डी एम वन टू, आई वन आई टू डी एम वन टू प्लस आई टू आई वन या आई वन आई टू डी एम टू वन। या फिर ये हमने बाद में इसको वैसे भी लिख दिया था, इन दोनों टर्म की जगह तो हम एक टर्म भी बना सकते। एक टर्म हमने क्या बनाई थी, एम वन टू को तो ऐसे कर दिया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, कि हमने एक टर्म ये बनाई थी वन टू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आई वन आई टू, ठीक है यही बनाई थी, देख लो इसकी बनाई थी, एम वन टू आई टू, इस वाले की नहीं, सेकंड वाली की बनेगी, अभी दो टर्म बच रही हैं, इनकी नहीं बनेगी, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आई वन आई टू का होगा, यहाँ होगा हो रहा है डिफ्रेंसिएशन आपका एम वन एम टू। तो अभी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक टर्म बननी है, आपको मालूम है, पहले वाले से फोर टर्म और दूसरे वाले से फोर टर्म, इसकी बन जाएगी एक टर्म, एम वन टू आई वन डी आई टू, एम वन टू प्लस एम वन टू, एम वन टू क्या आ गया, आई वन डी आई टू, एम वन टू आई वन, एम वन टू आई वन डी आई टू प्लस एम टू वन आई टू डी आई वन। इन दोनों की बन सकती है भाई एक, एम वन टू और वन टू तो बराबर हैं, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी आई वन आई टू, इन दोनों की एक बना सकते हैं हम। ये एक टर्म आ गई है आपकी, ठीक है, अब आ गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस, तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चाहो तो इन दोनों की जगह एक टर्म कर लो, नहीं तो अपने दोनों को अलग ही टर्म रहने दो। अब इसमें जो है क्या नाम है, अगर इंक्रीमेंट होगा फील्ड एनर्जी में, ठीक है, अब आपने पहले भी फील्ड एनर्जी निकाली थी, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, कितनी हो गई थी हमारी, फोर हो गई फाइव हो गई, इक्वेशन फाइव हो गई, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सिक्स, या तो ये पूरी एट टर्म ले लो या ये सेवन टर्म ले लो। अब इक्वेशन सिक्स आ गई, और पीछे एक हमारी ये फील्ड एनर्जी की इक्वेशन आई थी, ये वाली आई थी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल्स टू एल वन इंटीग्रेशन, और एक फील्ड एनर्जी की ये वाली इक्वेशन आई थी। तो फील्ड एनर्जी की इक्वेशन और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वेशन दोनों आ गई। आपको फाइनली अब जो है टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए दोनों इक्वेशन से सबसे पहले फील्ड एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है देख लो। सिमिलरली इंक्रीमेंट इन फील्ड एनर्जी, जब आपका मोटर रन करने लगा, फील्ड एनर्जी तो तब भी स्टोर होगी, वही तो जीरो हो गई, इंक्रीमेंट इन फील्ड एनर्जी, फील्ड में स्टोर जो एनर्जी हो रही है वो तो स्टोर होगी, कुछ ना कुछ, मैंने बताया 100% तो आपकी जो एनर्जी कन्वर्ट होती नहीं, कुछ कुछ स्टोर होती जरूर है, लेकिन वहाँ पे कन्वर्ट जीरो हो रही थी, सारी स्टोर हो रही थी। ठीक है, तो अब जब फील्ड में बन रही है एनर्जी, फील्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका, तो फील्ड एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा,
तो डी डब्ल्यू फील्ड अगर हम कहें तो डी डब्ल्यू फील्ड क्या हो जाएगा, बताइए फील्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट में। L1I1 DI1 ये तो रहना ही है आपका ऐसे ही, L1I1 DI1 प्लस L2I2 DI2 L2I2 DI2, ठीक है। और ये वाली दोनों टर्म भी ऐसी रहनी है आपकी, और इनकी जगह एक टर्म लिख सकते प्लस I1I2 D12 प्लस I2I1, ये I1I2 ही रहने दो, एक जैसा ही I1I2 ही कर दो, I1I2 DM1, ठीक है, प्लस को एक ही टर्म बना के लिख देते हैं M12 I1I2, एक टर्म कम भी हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों वाले में चेंज होगा, ये एनर्जी आ जाएगी हाफ Li² आएगी एनर्जी, जो फील्ड में स्टोर होगी क्या होती है एनर्जी, हाफ Li² की जगह यहाँ क्या है, यहाँ एनर्जी इंडक्टेंस में चेंज है तो हाफ I1² हो जाएगा DL1 प्लस ये हो जाएगी हाफ I2² DL2, तो इक्वेशन नंबर मान लो 7, ठीक है। फाइनल इक्वेशन हो गई। अब टॉर्क निकालना है, सिंपली ये टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी। तो टॉर्क की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा आपका, मैकेनिकल वर्क डन डिफरेंशियल मैकेनिकल वर्क डन। अब जब मोटर घूम गई तो तो इसका मतलब कुछ काम कर लिया उसने, काम कर लिया तो उसे क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल वर्क डन। कब, ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने डिस्प्लेसमेंट की एंगल लिया टाइम पे, ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी ली थी, d θ r ली थी हमने, जो चेंज हो गया एंगल में d θ r, ठीक है जी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट d θ r, चलिए जी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट d θ r, तो मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, अब d θ r डिस्प्लेसमेंट ली, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टॉर्क डेवलप हुआ उसमें TE, हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा, TE डेवलप होगा, ठीक है टॉर्क, और साथ में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यही तो होगी मैकेनिकल एनर्जी, क्या होगी, टॉर्क इनटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, तो TE सिंपली कह सकते हैं इसको TE इंटू d θ r, तो इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं इसको। तो ये हो गई जी मैकेनिकल एनर्जी इंटू, अब फाइनल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की तरफ पहुंच जाओ वापस, कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कितनी मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई, ठीक है। ये हुई, ये तो आपका मैकेनिकल एनर्जी बनी देखा जाए तो फाइनल, जितना उसने टॉर्क बना दिया और जितना चेंज हो गया उसमें डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो वापस वहीं आ जाओ, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो निकल गई कि भाई इतनी एनर्जी इतना टॉर्क दे दिया उसने, इस डिस्प्लेसमेंट में घूमा, इस डिस्प्लेसमेंट कितनी है d θ r है, जो हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है जो चेंज हुआ, और टॉर्क कितना बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, क्या आपका बन रहा है, TE बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, पहले ही बताया आपको कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, केवल कन्वर्ट होती है, तो जो है ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप अर्न कर सकते हैं। तो वहीं आ जाओ, DW इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो गई, अब तो DW मैकेनिकल थी, ठीक है, ये हो गई, ये तो कन्वर्ट हो गई, ये हमने निकाल दी कि इतनी कन्वर्ट हो गई, लेकिन टोटल क्या होना है, DW मैकेनिकल प्लस DW फिर, यही तो पढ़ रखा आपने, यही मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मोटर की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी और जो स्टोर होगी, अब मैकेनिकल एनर्जी आपने निकाल ली, मैकेनिकल एनर्जी आपने ये निकाल ली, तो क्या हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, DW इलेक्ट्रिकल इजकल टू TE d θ r प्लस DW, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये निकल कर आ गई जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट मान लो। अब देखो एक चीज ध्यान से, अब आपके पास DW इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपने निकाली है पीछे, DW फील्ड एनर्जी आपने अभी निकाली है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो एक इक्वेशन से, तो और एक इक्वेशन से फील्ड एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, दिखा देते हैं फील्ड एनर्जी कहाँ निकाली है आपने, ऐड हो जाए, फील्ड एनर्जी ये रही आपकी, देखो फील्ड एनर्जी कहाँ निकाली आपने, ये रही, ये निकाली थी फील्ड एनर्जी, ठीक है। तो फील्ड एनर्जी के बाद आगे भी
फील्ड एनर्जी ये निकाल रखी, I1 L1 DI1 I2 L2 DI2 प्लस M12 DI1 I2, ये फील्ड एनर्जी निकाल रखी है आपने। चलिए तो आ जाते हैं। अब क्या करना है, वैल्यू उठा कर रख देनी है, हेंस पुटिंग द वैल्यू, जो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल और DW फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, आपका काम बन जाएगा। अब नया पेज ही ले लेते हैं, फील्ड की वैल्यू भी है, चलो यहीं पे चलो भाई, आपकी जब वैल्यू यहीं एनर्जी और इलेक्ट्रिकल हो, और दोनों को इक्वल करके पुट करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पीछे पर देखना पड़ेगा, फील्ड एनर्जी की, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, कैसे भी लिख दो, लेफ्ट राइट, टी ई डी थीटा आर प्लस DW फील्ड, फील्ड वाले में ये सारे आ जाएंगे, L1 I1 DI1 प्लस L2 I2 DI2 प्लस I1 I2 DM12 प्लस I1 I2 DM21 प्लस 12 I1 I2 प्लस हाफ I1 स्क्वायर DL1 प्लस हाफ I1 स्क्वायर DI1 DL1, I1 स्क्वायर हो गया तो L1 आ जाएगा, I1 स्क्वायर हो गया तो L1 आ जाएगा, I2 स्क्वायर हो गया तो L2 आ जाएगा। ये तो हो गई जी आपकी राइट वाली साइड। अब इक्वल टू करके कर लेते हैं हम लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। चलो अब तो ऊपर से हमने नोट कर ही ली, आ जाओ, ये वैल्यू हमने, अब इधर आ जाओ जी। अब हमें रखनी है DW इलेक्ट्रिकल की वैल्यू, याद करो इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या आई थी भाई, देखो ये तो आई थी L1, ये तो आई थी L1 I1 I1 प्लस L2 I2 DI2, ये तो निकल के आई थी। अब देखो कौन कौन सी निकल के उसमें नहीं आई थी, पीछे इक्वेशन से ले लो, या तो फिर आपका सीधा सीधा, और नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो पीछे इक्वेशन से ले लें, याद कहाँ तक रखोगे, DW इलेक्ट्रिकल देख लो, ये है I1 L1 DI1 I2 L2 DI2, I1 स्क्वायर DL1 I1 स्क्वायर DL2, चलो I1 स्क्वायर DL1 प्लस I2 स्क्वायर DL2, नोट करते रहिए। I1 I2 DM12 को तो पूरा एक ही लिख देते हैं, ये वाला जो हमने निकाला था वो नहीं लिख सकते, I1 एंड I2 DM12 प्लस I1 I2 DM12 प्लस I1 I2 DM21 प्लस, अब एक लिख सकते हो पूरे को, वो जो टर्म बच रही है ये वाली टर्म, ये क्या है, टर्म बच रही है M12 I1 DI2, इसको लिख सकते हो M12 DI1 I2, M12 DI1 I2, टर्म को लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते चले जाओ, केवल लेंदी है, वैसे टिपिकल नहीं है। एल देखो L1 I1 DI2 कैंसिल कर दो, L2 I2 DI2, या ऐसे मान लो इधर ले जाओगे जीरो हो जाएगा। अब ये है I1 स्क्वायर DL1 और ये है I2 स्क्वायर DL2, यहाँ है हाफ I1 स्क्वायर DL1 और हाफ I2 स्क्वायर L2, तो कितने बचेंगे, इधर ले आओगे तो प्लस के आ जाएंगे, उधर ले जाओगे तो माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। तो उधर ही ले जाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले देख लो, I1 I2 ये वाले, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, M12 DI1 I2 ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बच ही क्या रहा है फिर आपका, ये वाले बच रहे हैं, ये दो टर्म बची हैं आपकी, और ये बच गया टॉर्क बच गया, तो यहाँ से इन टर्म से मिला के आपका टॉर्क निकल जाएगा। तो टॉर्क क्या आ जाएगा आप खुद देख लो, जो है एक टर्म और बच रही है भाई, डी थीटा आर की कुछ, डी ई डी थीटा आर, डी थीटा आर टॉर्क, कौन कौन सी टर्म बच रही है एक बार देखिए, नजर मारिए, I1 स्क्वायर DL1 प्लस I2 स्क्वायर DL2, राइट साइड में ये बची हैं,
जब इन्हें हम ले जाएंगे तो ये इन्हें ले जाएंगे या इन्हें इधर ले आएंगे, इधर ले आओ तो प्लस की बच जाएंगी। ये हो जाएगा हाफ I1 स्क्वायर L1 प्लस हाफ I2 स्क्वायर DL2। एक टर्म और बचेगी भाई, एक टर्म और बचेगी, कैंसिल सही नहीं हो रहा है, एक टर्म और बचनी चाहिए, तब आपका रिजल्ट आना चाहिए। I1 I2 DM12 ये टर्म आनी चाहिए, I1 I2 DM12 अपॉन डी थीटा आर, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। और ये वाला जब चेंज हुआ तो ये वाली टर्म हमने लिखी नहीं इसमें, ये वाली टर्म हमारी आएगी, ये वाली टर्म हमारी इस एनर्जी में आएगी, वाली एनर्जी जब हमारा मोटर रन करेगा ये वाली टर्म आएगी हमारी इसमें, I1 I2 DM12 अपॉन डी आर डी थीटा आर। ठीक है, तो ये बच जाएगा, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 10, और ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, ये आपकी, ये आ गया फाइनल टॉर्क आ गया, जो हमें निकालना था कि भाई कितना टॉर्क है, फाइनल टॉर्क आ गया ये। ठीक है, तो लेंथी डेरिवेशन था, अभी थोड़ा सा और भी करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारा फाइनल टॉर्क निकल गया, ये सिर्फ टर्म्स वगैरह हैं, अगर एक दो भूल भी जाओ तो डिफरेंशिएशन करके उसको कैसे कंप्लीट करके निकाल दो बस फाइनल। कुछ चीज़ें आपको सॉर्ट करनी है तो मैं बता देता हूँ कहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं हम। देखो हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से, अभी रह रहा है क्लॉकवाइज, ये डायग्राम यहाँ तो पूरा पेज ले रहा है, समझाने के लिए पूरा बड़ा बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंगली छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और भी तरह से डायग्राम बनाया जा सकता है, बता देंगे लेक्चर में ऐसी बात है, तो अभी अगर नहीं आपको क्लियर नहीं होगा तो पहले तो यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, ये सब मालूम है, मत भी लिखो, केवल V1 लिख दो भाई, V1 साइड ये वाली लिख दो, ये क्या है आपका एक्साइटेशन 1 है, एक्साइटेशन 1 कल एक्साइटेशन हो गया, और ये वाला एक्साइटेशन 2 लिख दो, एक्साइटेशन 2। ठीक है, ये वाला आपका, तो ये ना लिखते हुए यहाँ पे कम कर सकते हो। इसके अलावा ये MF वगैरह इतना ना लिख के आप सीधा लिख सकते हो कि भाई एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम सोर्स 1 एंड 2, डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे जगह बच जाएगी, आपको पता ही है फ्रॉम बोथ साइड, मैंने तो समझाने के लिए आपको कराया है। तो दोनों साइड से एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल 1 इलेक्ट्रिकल 2, I1 D साई 1 I D साई 2, तो ये वाला आपका कम हो जाएगा, ये भी आपका कम कर देंगे आप। ठीक है, अब ये साई 1 साई 2 लिख दो, अब यहाँ पर ये डिटेल मत लिखो, L1 बताइए क्या होता है, L2 बताइए सबको क्या होता है, तो इनिशियल यहाँ से स्टार्ट करो। वहन क्या है आपका, जब सोर्स अप्लाई नहीं हुए, ठीक है, वहन नो सोर्स अप्लाइड, ऐसे कर दो बस, नो सोर्स अप्लाइड, कोई सोर्स नहीं दिया, तो I1 I2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एंगल एंड एंगल इज शॉर्ट में लिख दो, या एक्सिस इज थीटा आर। ठीक है, उसके बाद आप मान लो कि इफ, तो I1 I2 रेस्पेक्टिव, इफ रोटर इज फिक्स, हम फिर मान लो कि इफ सप्लाइड, अब हम सप्लाई दे रहे हैं और रोटर क्या है आपका फिक्स है, अब जब रोटर फिक्स है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो आप लिख दो मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो यहाँ पे, और सीधा ये लिख दो DW इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू DW फील्ड, तो ये आ जाएगा, वैल्यू रख दो, ये वाली टर्म काट दो, अब ये आगे का पूरा करना पड़ेगा भाई, ये मेन डेरिवेशन है, ये टर्म आ गई, अब जो जो वेरिएशन नहीं हो रहा, ठीक है, साई 1 साई 2 की वैल्यू रखने के बाद आप इसमें वैल्यू रख दी आपने, वैल्यू रखने के बाद आपने देखा इसमें कि भाई इंडक्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, इंडक्टेंस क्या है आपका, जब आपकी मोटर घूम ही नहीं रही तो सेल्फ इंडक्टेंस में इंडक्टेंस में चेंज थोड़ी होगा, चेंज नहीं होने का, वैल्यू नहीं चेंज नहीं होगा आपका, तो सीधी सी बात है चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, मैंने आपको ये दिखाया था, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर करके दिखाया होगा, ये देख लीजिए, जब चेंज नहीं होने का उसमें तो क्या होगा आपका, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो हो जाएंगी चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होगा, वैल्यू हो जाएंगी जीरो, तो उसको जीरो कर दो, ये हो गई ये हो गई ये हो गई ये हो गई, जीरो कर दिया, ये इतना हो गया। अब आगे आ जाओ, अब मान लो भाई कि हमारा रोटर जो है मूव कर रहा है, अब मान लो क्या कर रहा है, रोटर मूव कर रहा है, ठीक है, ये नाउ कंसीडर रोटर विल मूव, क्योंकि मोटर बिना घूमे तो काम बनने वाला नहीं है, मोटर बिना घूमे तो काम बनने वाला नहीं है, तो हमने मोटर मान लिया घूम रहा है, मोटर घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, तो कुछ ना कुछ काम होगा, वर्क डन होगा हमारा, और जब हमारा वर्क डन होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरी को लिखो, जो जीरो करे थे वो अब जीरो नहीं रहे, पूरे लिख दिए हमने सारे उठा के, ये इन दोनों टर्म को ऐसे लिख ही सकते हैं हम। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब फील्ड एनर्जी आपकी थी पहले, अब क्या है मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा, डी थीटा आर, डायग्राम में हमने दिखाया कि डी थीटा आर से चेंज हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी टी ई इंटू डी थीटा आर, दोनों वैल्यू रख दो, ये क्या हो गई मैकेनिकल एनर्जी। अब ये आपको मालूम ही है, ये आपको मालूम है भाई क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, ठीक है जी, प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू टी डी थीटा प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, क्लियर है, किसके बराबर हो गया प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, क्या आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू ये फील्ड के बराबर हो गया। अब दोनों को बराबर कर दो, जो टर्म कट रही है वो काट दो, ये डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म और एक आ जाएगी इसमें, अब डी थीटा आर आ गया तो एक टर्म और आ जाएगी जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बनेगी, वो टर्म हमने यहाँ लिखी दी है, ये वाली टर्म और आ जाएगी, ये रही आई वन आई टू अपॉन, ये वाली टर्म और आ जाएगी आई वन आई टू डी एम टू अपॉन डी थीटा आर, तो कैंसिल होने के बाद अब ये हाफ एनर्जी जो उससे थी हाफ हाफ सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, ये बचेगी केवल डी थी टी डी थीटा आर इजकल टू हाफ आई वन स्क्वायर डी एल वन प्लस हाफ आई टू स्क्वायर डी एल टू प्लस आई वन आई टू डी एम वन टू अपॉन डी थीटा आर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये करा हमने रोटेशनल के, रोटेशनल के लिए हम सारे ले रहे हैं, अब ट्रांसलेशनल के लिए दोबारा डेरिवेशन करने की तो जरूरत नहीं, पहले इतना लेंदी डेरिवेशन, ठीक है। तो सीधा सा कुछ नहीं करो, ट्रांसलेशनल में क्या चेंज होगा बताओ, रोटेशनल में डी थीटा आर चल रहा था टॉर्क का, तो ट्रांसलेशनल में क्या चेंज होगा एंगल का, ट्रांसलेशनल में फोर्स का यूज होता है, तो टॉर्क की जगह रोटेशनल में क्या टॉर्क बनेगा घूमेगा, ट्रांसलेशनल में फोर्स लगेगा, फोर्स बल ही तो लगता है पहले जब आपका मूव करेगा, तो टी जहाँ लिख रहा है वो एफ कर दो टी की जगह, सीधा सीधा इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो लिख दीजिए द ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट, द ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट, the translate the translational equivalent, the translational equivalent of लास्ट इक्वेशन जो आई थी, वो आप देख लास्ट इक्वेशन विल बी बाय रिप्लेसिंग टॉर्क जो आया आपका, टॉर्क की जगह क्या हो जाएगा टी को रिप्लेस कर दो, ठीक है, टी रिप्लेस हो जाएगा आपका एफ ई, एफ ई एफ ई फोर्स आ जाए बस, तो हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं, क्योंकि करके दिखाओगे तो फिर बहुत लेंदी होता चला जाएगा, तो बस शॉर्ट में लिख दो, और लास्ट में हम एक फाइनल और निकाल देते हैं, वो किसी भी टर्म के लिए हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में जो हमने इतना लंबा लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम टर्म में लिखे डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो लास्ट इक्वेशन आई थी, डिफरेंशिएशन ऑफ लास्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ लास्ट इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंस लास्ट इक्वेशन क्या आई थी टॉर्क की आई थी, तो टॉर्क वाले को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे, तो इधर क्या था टी डी थीटा आर था, डी थीटा आर का डिफरेंशिएशन करा डी बाई डी थीटा आर, तो डी थीटा आर कैंसिल, बचा क्या टॉर्क बचा, टी उधर लग जाएगा जिधर डिफरेंशिएशन नहीं है वहाँ आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड डी बाई डी टी नहीं, टी की जगह क्या आ रहे हैं थीटा आर चल रहा है, डेल्टा थीटा आर डी डब्ल्यू फील्ड। अब तीन वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल लिख दो, शॉर्ट में काम खत्म, कौन कौन है बताओ, इसमें करंट वेरिएबल है एक तो दोनों, और तीसरा देख ही रहे हो एंगल है, एक तो आई वन पहले सोर्स की करंट, दूसरे सोर्स की करंट आई टू, और थीटा आर जो हमने, इसको नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा डिफरेंशिएशन लास्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब अगर ट्रांसलेशन के लिए लिखना है, और ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेशनल के लिए लिखना है अगर, और ट्रांसलेशनल के लिए लिखना है, क्या कर देंगे एफ ई कर देंगे, एफ ई, ठीक है, एफ ई कर दो, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड, अच्छा थीटा आर की जगह क्या हो जाएगा जरा बताना जब ट्रांसलेशन, बताओ डेल्टा एक्स, एक्स ही तो आता है सीधा सीधा सा, और वेरिएबल कौन हो जाएंगे फिर आई वन आई टू, और तीसरा वेरिएबल क्या हो गया एक्स, कुछ नया तो जो भी आ रही है, तो ये भी कंप्लीट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपको आया वही आ गई टॉर्क इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन, तो यहाँ पर आपका जो है डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, अगर कोई आपकी क्वेरी तो आप पूछ, बाद में भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी डेरिवेशन केवल लेंदी है, डेरिवेशन टिपिकल नहीं है। एक बार आप समझ के कर लेंगे, वीडियो को स्लो करके देख लेंगे तो, और अगर आपको लग रहा है स्पीड स्लो है तो आप 1.25 से स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट से कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसको एक बार अपनी नोटबुक में करके देख लेंगे तो आपको डेरिवेशन आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये करके देखने पे ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरी होती है एक बार सुन ली, मैंने बोल दी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद हो रही है, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन जब तक पेन से नहीं करके देखोगे तब तक आपको याद रहना मुश्किल हो जाएगा, आधा बीच में तो क्या चीज़ कैंसिल हो गई थी भाई, बस इतना याद रह जाएगा, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, कुछ फील्ड में स्टोर हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आई की वैल्यू क्या थी जी, L1 I1 क्या थी जी, ऐसे भूल जाओगे फिर, तो वो वैल्यू पुट करने की बात है। फिर कैलकुलेशन एक बार हाथ से हो जाएगी तो टाइम भी बचेगा, आप आराम से कर लेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपना एक बार नोटबुक पर देखेंगे तो बहुत बढ़िया से रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक बेसिक सा है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन मशीन। टॉपिक तो सिलेबस में बड़ा ही दिया हुआ है कि भाई ऑफ ईएमएफ, लेकिन ये समझाने का है। अगर इसको डिटेल में जाएंगे जाएगा तो पूरा बहुत लेंदी डेरिवेशन कर्व्स वगैरह आ जाएंगे। जनरेशन ऑफ ईएमएफ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन बात चल रही, ठीक है। तो ईएमएफ जनरेट, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है क्या, ये हम बात करेंगे। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझ लीजिए, सबने पढ़ रखा है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में, पॉलीटेक्निक में करिए जिन्होंने पॉलीटेक्निक। ईएमएफ, फिर भी मैं हल्का सा और भी दे, इलेक्ट्रो मोटिव, ये सब तो आपको मालूम ही है सब क्या लिखा। चलो काम की बात करते हैं। ईएमएफ, इसकी यूनिट भी मालूम होगी आपको। यूनिट आपको क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्टेज और ईएमएफ, ठीक है, पढ़ते भी आ रहे हो पीछे, पी से रिपीट है, वोल्ट को बल्ब भी, और ईएमएफ को किस करोगे, इसमें कैपिटल सबसे रिपीट जाओगे क्या आपका। अब ईएमएफ का जनरेशन, ईएमएफ जनरेशन मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी में एक ही काम होना है, ईएमएफ ही जनरेट होना, वोल्टेज जनरेट हो या ईएमएफ। ये तो बात चले कि कितना वोल्टेज का जनरेशन हो रहा है, तो वो जनरेट होंगे, जनरेट के बाद ही आपके घर पहुंचे, तो सारा खेल उसका है। या फिर मशीन मोटर वोटर की बात कर रहे हैं, मोटर में तो चलो ईएमएफ दे दिया, पहले सप्लाई दे दी हमने, तो इलेक्ट्रिक में मैकेनिकल। लेकिन जनरेटर की बात करें, जनरेटर में तो ईएमएफ जनरेट कराना है, मैकेनिकल एनर्जी देनी है, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये थ्योरी है, समझने का, समझते रहो, ऐसे ही याद आ जाएगा, 2 नंबर में आएगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा मुश्किल जाता है इसका, बाकी तो पेपर इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट कुछ जा सकता है। अब माइकल फैराडे ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए, ठीक है। तो वही लॉ क्या कहलाई, फैराडे लॉ कहलाई। इनका नाम क्या था साहब का पूरा, साहब का नाम था माइकल फैराडे, ठीक है जी। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, तो नाम उनके नाम पे हो गया, अपना सर नेम पे चलती सारी चीज, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इन्होंने दो दो लॉ दिए, अब उन दोनों लॉ को हम स्टडी कर लेते हैं। दो लॉ कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकंड लॉ स्टेट्स, फैराडे लॉ सेव कर दीजिए,
एस्टेब्लिश कर दीजिए, एस्टेब्लिश टू लॉज, माइकल फैराडे टू लॉज रिलेटेड रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, या फिर हम कह सकते हैं किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखो फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई जनरेशन ऑफ ईएमएफ का, कि जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, वेरी कराया जाएगा, तो उसमें एक ईएमएफ, ईएमएफ मैंने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। क्या कहता है कि अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में और कंडक्टर को मूव कराया जा रहा है, तो जब कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें एक क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये कह रहे हैं जी पहला लॉ। तो ऐसे ही ईएमएफ बन रहा। अब हमारे पास देखो ईएमएफ बनाना हो या लाइट, जैसे हम करते हैं जनरेशन के बाद, जनरेशन में सिर्फ दो ही काम है। एक तीन चीजें हैं सबसे जरूरी, कंडक्टर हो गया, ठीक है, कंडक्टर या वायर कह दीजिए। दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, कंडक्टर हो गया, वायर हो गया, और तीसरा हो गया, अब क्या तीसरी तो कोई बात नहीं, उसको मूव कराना, कोई थर्ड पॉइंट क्या, मोशन, मोशन कह दीजिए उसको। कंडक्टर ले लिया फर्स्ट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी चीज। अब या तो कंडक्टर को स्टेशनरी रख लो और मैग्नेटिक फील्ड को मोशन करा दो, मूव करा दो, या मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रख लो और कंडक्टर को मूव करा दो, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी जनरेशन हो जाएगा। जनरेशन इसी प्रोसेस पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी यही जनरेट, मेन काम यही कराना है। मूवमेंट ही तो होता है हमारा। बड़ी बड़ी टर्बाइंस क्या होती है, मूव कराई जाती है, रोटर को मूव कराया जाता है, मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जब तक घूमेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं। बाकी सोलर वगैरह वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं, जो हम यहाँ पे मशीन्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, मशीन से कैसे ईएमएफ क्या इलेक्ट्रिसिटी। तो फैराडे लॉ साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी, फैराडे लॉ कहते हैं जी, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट दैट, क्या कहते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, वहन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड, या इफ ए कंडक्टर, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, if a conductor is placed in a magnetic field, if a conductor is placed in a magnetic field, in a magnetic field, अब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसे रोटेट कराया जाए, एंड इट रोटेट्स, क्या कह सकते हैं इसे, कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसे कह दो, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग कर दो, हम कंडक्टर को ना घुमा के हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दें, तो हमारा आगे का काम ही खत्म। इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, बस इतनी सी बात है। देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। तो पहला लो तो ये कह रहा है कि भाई ईएमएफ इंड्यूस करना है, दूसरा लो कहेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगी डायरेक्शन, कैसे पता चलेगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए दूसरा लॉ भी देना पड़ा। अब ईएमएफ तो इंड्यूस कर दिया, अगर कोई काम शुरू करोगे तो आधा थोड़ी भी पूरा करना पड़ेगा। तो क्लियर है, पहला लॉ हो गया, अब दूसरा लॉ यहीं पर, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो माइकल फैराडे का जी सेकंड लॉ हो रहा गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई जो ईएमएफ है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स लिंकेज, अब ईएमएफ कैसे बन रहा है, फ्लक्स लिंकेज की वजह से बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है ईएमएफ, फ्लक्स
सिंकेज की वजह से बन रहा है। थोड़ा सा पानी ले लो। सिंपल मैथमेटिक फॉर्म से भी ले लो इसको। ईएमएफ क्या है? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये बताइए आपको क्या हो गया? ईएमएफ हो गया, एन आपको बताइए नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी। और पाई क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हो सेकंड लॉ से, द ईएमएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड will be the product of will be the product of number of turns and flux, नंबर ऑफ टर्न्स। जो कोयल बन रही है, जो कंडक्टर है, खाली कंडक्टर नहीं पूरी कोयल मूव करेंगे तभी आपके बढ़ते चले जाएंगे, यूज होगा। सिंगल कंडक्टर पे तो ज़्यादा होगा ही नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल एंड फ्लक्स इंड्यूस्ड इन इट। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, कोयल में, और जो फ्लक्स आपका कोयल के द्वारा बन रहा है, तो और लिख दो नंबर ऑफ टर्न्स इसके इन कोयल एंड फ्लक्स प्रोड्यूस। तो फ्लक्स प्रोड्यूस, फ्लक्स भी कहाँ बन रहा है? कोयल, कोयल में ही बनेगा, कोयल में, कोर में जनरेट होगा फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस। ये माइनस के बारे में लेंज लो बात कर रहे हैं। जो माइनस आ रहा है थोड़ा सा डायरेक्शन वाला वो गलत हो, ठीक है। ये जो माइनस नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव साइन, वो लेंज लो बताता है कि नेगेटिव क्यों। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड के। ठीक है जी। चलिए अब फाइनली आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ये फैराडे लॉ हमारे एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमारा फाइनल मेन टॉपिक आ गया। तो सिंपल ईएमएफ इंड्यूस में आप इसी से रिलेटेड लिख सकते हो कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मशीन में, वो कैसे हो रहा है। मशीन में ईएमएफ इंड्यूस हमारा किसी भी कंडक्टर को मूव कराने पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ईएमएफ बनता है। सिंपली लिख सकते हो व्हेन ए कंडक्टर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, ये कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं भाई कि जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हैं तो आपका, लेकिन जब मशीन की बात चले हैं सिंपली, तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ हम जो है कोयल बना दी हमने, वाइंडिंग बना दी है। ठीक है, तो उसी को हम जो है रोटर को मूव करा रहे हैं, तो उसी के थ्रू हो रहा है हमारा। ठीक है, तो मोशन किसका हो रहा है? कंडक्टर का मोशन हो रहा है, उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। किसका मोशन हो रहा है? कंडक्टर का मोशन हो रहा है। तो मशीन में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इन ए मशीन, इन ए मशीन the EMF will be induced in a machine, the EMF will be the EMF will be induced, the EMF will be induced due to motion of conductor, due to motion of conductor in a magnetic field, due to motion of conductor in a magnetic field, due to motion of conductor in a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इसमें करंट फ्लो की आगे बात करें तो इफ इफ सर्किट इज क्लोज्ड, अगर सर्किट आपका क्लोज है तो क्या हो जाएगा? इफ सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, ए करंट विल बी, ए करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट, ए करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट। करंट प्रोड्यूस हो जाएगी या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ऐसे लिख सकते हो द करंट विल फ्लो, द करंट, ए करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट, ए करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है जी, विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो ये अपना सिंपल ईएमएफ इंड्यूस है। थ्री थिंग्स इसके अंदर आई, थ्री थिंग्स
थ्री थिंग्स हमें वी नीड, थ्री थिंग्स वी नीड टू इंड्यूस ईएमएफ, टू इंड्यूस ईएमएफ। फर्स्ट है कंडक्टर या कोइल, कंडक्टर या कोइल। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड है आपका मोशन, थर्ड है आपका मोशन। ठीक है, तो अभी आपका एक बार रिवाइज सा कर लेते हैं और क्लास को स्टॉप करते हैं यहीं पर। थ्योरी तो आप एक बार सुन के याद कर लेंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, और जो डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो डेरिवेशन आपको लिख के ही करना पड़ेगा, आप उसको लिख के ही प्रैक्टिस करें। सिंगली एक्साइटेड का डेरिवेशन है या डबली एक्साइटेड का है, इसको मल्टीपल एक्साइट के नाम से भी आ सकता है, एक्साइटेशन एक से ज़्यादा दिया है। और आपका जो पहले फोर्स एंड टॉर्क भी आपने स्टडी किया है इस यूनिट, फोर्स एंड टॉर्क वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंगली एक्साइटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, और डबली एक्साइटेड भी होता है। तो सिंगली एक्साइटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप उसी फोकस ज़्यादा करते रहें। ये तो बेसिक है आपका ईएमएफ इंड्यूस, ये तो आप समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हो रही है इसमें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। ये हमने पढ़ा था डबली एक्साइटेड सिस्टम, मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास के आधे ज़्यादा रिवाइज करा दिया था आपको कि भाई एक रोटर है, एक स्टेटर है। ठीक है, और ये सिंक्रोनस मशीनरी है, सिंक्रोनस मशीन के तीन मेन पार्ट हैं, स्टेटर रोटर, दो ही मेन पार्ट होते हैं इनके। डीसी मशीन में कम्यूटेटर भी मेन पार्ट होता है। बाकी तो इसके अलावा इसके योक फ्रेम, बियरिंग, बियरिंग भी है इसमें। ठीक है, साफ्ट पे घूमती है रोटर, तो साफ्ट हो गई, बियरिंग हो गई, ब्रसेज हो गई, मेन पार्ट। लेकिन रोटर गलत है, तो रोटर पे एक्साइटेशन दिया, स्टेटर पे तो डबल एक्साइटेशन हो गया। अब ये तो यानी बियरिंग पे एक्साइटेशन दिया जाएगा, तो एक्साइटेशन के लिए दो ही चीज़ें हैं, तो इसलिए डबल एक्साइटेड हो गई है। ठीक है, मल्टीपल एक्साइट भी कह दिया, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा एक्साइटेशन, तो हो गया आपका मल्टीपल एक्साइट। इसको हमने दे दिया फ्लक्स वगैरह इसमें कितना लिंक हुआ, और ये आपका फिर हमने ले लिया। शॉर्ट में मैंने बताया क्या करो, एनर्जी सप्लाई कितनी होगी, पढ़ ही चुके हो DW इलेक्ट्रिकल। तो पहले वाले से, फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रिकल 1 इलेक्ट्रिकल 2 थे, तो I1 सीधा कर दो, ये रहा I1 डी साई 1 और I2 डी साई 2। अब साई 1 साई 2 तो निकालने पड़ेंगे, देखो I1 L1 I1, ठीक है, M12 I2, और ऐसे L2 I2 M21 I1, दोनों वैल्यू पुट कर दो। M1 L1 L1 L2 क्या है, ये तो सिंपल आपके म्यूचुअल, ओ सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस है। और M12 M21 क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। अब एक बार मान लो कि भाई जो है स्टार्टिंग में सप्लाई नहीं दी है, जब सप्लाई नहीं दी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो रोटर एक्सिस पे एंगल मान लिया थीटा आर है, तो I1 I2 जीरो हो गए। जब सप्लाई दे दोगे, सप्लाई दे दोगे तो कुछ करंट आ जाएंगे, उनको I1 I2 मान लिया। लेकिन सप्लाई देकर फिर हमने मान लिया कि भाई रोटर नहीं घूम रहा, अभी रोटर नहीं घूम रहा तो मैकेनिकल वर्क जीरो, कुछ काम ही नहीं हो रहा, मैकेनिकल वर्क जीरो होगा, तो ये पढ़ ही चुके हो पहले ही आप, इलेक्ट्रिकल इजकल टू मैकेनिकल प्लस फील्ड, कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल में, कुछ फील्ड में स्टोर हो गई, तो फील्ड मैकेनिकल एनर्जी तो जीरो ही हो गई, फील्ड वाली बची, तो ये किसके बराबर हो गया, फील्ड के बराबर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, अब मैकेनिकल मैकेनिकल को जीरो कर दो। अब मैकेनिकल जीरो होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह ये आपके जो है सारे जीरो हो जाएंगे आगे चलेंगे अगर हम। रोटर फिक्स, रोटर घूम नहीं रहा, जब रोटर नहीं घूमेगा तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस में कोई चेंज ही नहीं होने का, कॉन्स्टेंट की तरह हो गया वो तो। जब कोई चेंज नहीं होगा तो उन्हें जीरो करो भाई, उनके जितने भी चेंज है चेंज को जीरो करो। तो चेंज क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंडक्टेंस में चेंज है DL1 DL2। अगर खाली L1 L2 है तो ठीक है कॉन्स्टेंट है, लेकिन जब चेंज है, चेंज हो नहीं रहा घूमने की वजह से, उनको जीरो कर दिया तो निकल गई। अब जीरो करने के बाद इनको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दो, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब रोटर को घुमा दो। अब मान लो भाई अब तक तो घूम नहीं रहा था, अब घूमने लग गया, जो रोटर को घुमाओगे तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू वापस आ जाएंगी। वापस आने के बाद ये रहा, थोड़ा नीचे करो, रोटर को घुमाओ भाई घुमाओ, चलो आ जाओ, रोटर विल मूव, रोटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई, ये सारी आ गई। ठीक है, अब इंक्रीमेंट इन फील्ड एनर्जी, फील्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट निकालो, जब रोटर घूमने लगा तो फील्ड एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई तो इंक्रीमेंट निकालो, तो DW फील्ड क्या हो गई, ये हो गया फील्ड एनर्जी में। अब हमने पढ़ी रखा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉस है,
कि क्या होता, हाँ मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टी टॉर्क इंटू डी थीटा। मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से पड़ी रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर मैकेनिकल प्लस जो स्टोर होगी फील्ड में। तो मैकेनिकल एनर्जी ये हो गई जो निकली हुई, फील्ड एनर्जी हो गई, दोनों को इक्वल पुट करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करो और आंसर निकालो। कैंसिल आउट करके ये आ गया आंसर। ये बचा इतना डी थीटा। एक नई टर्म मैंने बताई थी इसमें, ये टर्म ऐड हो रही है, ये वाली टर्म ले लो बस। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे आ गए, ट्रांसलेशन में इक्वेशन शॉर्ट में फाइनल लिखनी है तो फाइनल ये लिख दो, टी इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा आर, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड आई वन आई टू और थीटा आर, तीन वेरिएबल हैं। अब अगर इसको ट्रांसलेशन में लोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा आर की जगह विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्स आ जाएगा, तो डेल्टा थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। डी डब्ल्यू फील्ड अपॉन डेल डेल डी एक्स या डेल्टा, डेल्टा के बाद डेल डेल एक्स, डेल डब्ल्यू फील्ड अपॉन डेल एक्स। तो वेरिएबल आई वन आई टू तो है ही, लेकिन थीटा आर की जगह वेरिएबल कौन हो गया, एक्स हो गया। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फेराडे लो, फेराडे के दो लो बताए। फेराडे का पहला लो तो ये कह रहा है कि भाई अगर जो आपका क्या नाम है कंडक्टर किसी मूविंग फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कोई मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे साफ साफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मूव कर, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, किसी में फील्ड चेंज हो रहा है, चेंज कब होगा, जब वो मूव करेगा कंडक्टर मूव करेगा तभी तो चेंज होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड मूव करे कंडक्टर, ऐसी। तो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि भाई क्या होगा, जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो जो नंबर ऑफ टर्न है उसके, कोयल है जो, या कंडक्टर है, कंडक्टर कोयल, कोयल के नंबर ऑफ टर्न है उनकी, और कितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ईएमएफ निकल के आ जाएगा। दूसरा ये कह रहा है। तो ये दो बात इन्होंने बता दी, दो लो इन्होंने दे दिए फैराडे लो। तो इससे हमें फाइनल रिजल्ट मिला भाई हमारी मशीन में ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है। तो हमारी मशीन में जो ईएमएफ हो रहा है वो कंडक्टर के मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है। तीन चीजें मेन हमने देखी मशीन में इंड्यूस होने के लिए, कंडक्टर, कोयल और मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर है कोयल, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा मोशन। ठीक है, तो आपको सभी चीजें क्लियर होगी, समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए ऐसे ही बने रहेंगे हम नेक्स्ट क्लास में भी, आगे के टॉपिक कंप्लीट करके करेंगे इस यूनिट को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। फर्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। अब इसमें एक दो टॉपिक ही मेन बचा है बस, उसको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर हम चलेंगे सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप है, बाकी आगे की जब आपकी थर्ड यूनिट से आप आएंगे तो थर्ड यूनिट से आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा, डायग्राम्स आ जाएंगे, बल तो एक एक बार में आप समझ के कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या आपको पेन से करके देखना पड़ेगा डेरिवेशन, कुछ बातें आपको नहीं भी लगेंगी इसमें जो आपने पढ़ी नहीं। सेकंड वाले में थोड़ा सा बाइंडिंग का आएगा, वो इससे थोड़ी सी एवरेज रहेगी वो, लेकिन थर्ड यूनिट से आपको अच्छा लगने लगेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको बढ़िया लगेंगे, तीन आराम से समझ में ये भी आएंगी, इनको भी क्लियर करते चलेंगे, उनको भी क्लियर करते चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।